नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। क्या तेल संकट अब भारत के लिए भी परेशानी बढ़ाने लगा है? तो ये बात 100% सच है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट को खत्म करने के लिए अब फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर है। इस दौरे का मकसद ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और नई तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। हालांकि भारत ने संकट को पहले ही भांप लिया था, जिसके चलते भारत, रूस समेत अन्य देशों से तेल, गैस ले रहा है। लेकिन परमानेंट हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब खुद ही मोर्चा संभाला है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी का ये दौरा कितना कारगर होगा, और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से, देशवासियों से अपील की थी और कई मुद्दों पर बात रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैसे तेल बचाया जा सकता है, कैसे गैस का उपयोग जो है वो निर्धारित किया जा सकता है, और कहां-कहां जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है देश का वो बढ़ाया जा सकता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था, और प्रधानमंत्री की अपील के बाद में जो असर है वो भी देखने को मिला है। ऊर्जा संकट देश में हालांकि अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता था। लेकिन उससे पहले ही जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। पेट्रोल डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी भी हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और तनाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और जो तेल संकट है वो देश में मंडरा रहा था, जिसके बाद लोगों से आग्रह प्रधानमंत्री ने किया था। और चलिए इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू। तो जिस तरीके से सिचुएशन आप लगातार देख रहे हैं, एनालिसिस आप लगातार बताते हैं अपना, प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। उससे पहले उन्होंने देशवासियों से अपील भी की थी तेल गैस संकट को लेकर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, विदेशी मुद्रा को लेकर। क्या आपको लग रहा है कि क्या अब ऊर्जा संकट पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है भारत के लिए? देखिए, कोई भी सिचुएशन इन ए मोमेंट ठीक नहीं होती है। एक लंबे समय तक और सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने पड़ते हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की अपील के ऊपर हिंदुस्तान में फर्क पड़ना शुरू हो गया है। चाहे मिनिस्टर्स हो या ऑफिशियल्स हो, उन्होंने अब अपने काफिले के अंदर गाड़ियों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया है। तो एक पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल की और डीजल की खपत थी उसमें कम होगी, चूंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स ली जाने लगी हैं। दूसरी बात ये कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर पहले से भी काम चल रहा था, अब और तेज हो जाएगा, ताकि आने वाले समय में हमारी रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल की कम हो जाए। और फिर ऐसे में देश काल पात्र के हिसाब से जो चीजें बदलती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यूएई पहला देश है इन 5 देशों में जहां पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। यूएई ने अभी हाल ही में ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के ग्रुप से बाहर आया है। ओपेक के ग्रुप में यूएई के ऊपर एक प्रतिबंध था कि वो तेल के कुओं से एक लिमिट तक ही तेल निकाल सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसकी कैपेसिटी है और उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। लिहाजा ओपेक से बाहर आने के बाद अब वो ज्यादा तेल निकाल सकता है। और दूसरी बात कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें बाहर उसके यूएई का एक पोर्ट है जिसका नाम है फुदेरा। वो फुदेरा पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है, और ऑलरेडी उसने वहां तक अपनी पाइपलाइन बिछाई हुई है, यानी कि वो वहां से ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता है
दूसरी कंट्रीज को। ऑलरेडी हिंदुस्तान वहां से लेता भी है। अब चूंकि यूएई ज्यादा तेल निकाल सकता है और हिंदुस्तान को आवश्यकता भी है, तो एक इसका इफेक्ट ये होगा कि हम यूएई से वहां से और एक्स्ट्रा तेल ले सकेंगे, जिसकी हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे टैंकर जो हैं वो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान ने हमारी थोड़ी मदद तो की है, हमारे टैंकर्स को निकाले, और वो भी क्यों की है? दरअसल में ईरान के दो जो जहाज थे वो एक एक्सरसाइज के लिए यहाँ आए थे। जी। जब एक से वापस लौट रहे थे तो एक को तो अमेरिका ने समुद्र में डुबो दिया था, लेकिन जो दूसरा था उसने दूसरे देशों से मदद मांगी थी कि मुझे अपने यहाँ हार्बर या डॉक करने की परमिशन दो। श्रीलंका जैसे देशों ने मना कर दिया था। उस समय भारत ने कहा था कि आप आइए, हमने अपना उनको डॉक दिया था कोचीन में, और शायद वहां पे वो अभी तक है, अभी तक भी वो जहाज वहां से निकला नहीं है। तो इसलिए ईरान ने थोड़ी मदद तो की है, लेकिन हमारे सारे जो शिप हैं वो अभी भी अटके हुए हैं। तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स की जरूरत है, और इसलिए यूए इसलिए भी काम आएगा। अब एक पॉइंट और है, हमारे वहां पे करीब करीब आधा करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पे काम करते हैं यूएई के अंदर, और एक अच्छी खासी मंथली मैं समझता हूँ करीब करीब 26 करोड़ कुछ इतना जी। रेमिटेंस आता है पर मंथ जो रेमिटेंस आता है, और हमारे जो इंडियंस हैं उनकी सिक्योरिटी, ये वाला भी एक इशू रहने वाला है। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट यूएई में इस समय को देखते हुए सबसे ज्यादा आवश्यक भी थी, और एक सही स्टेप लिया गया है। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नीदरलैंड, नॉर्वे वगैरह, और उसके बाद में फिर आखिर में इटली। कुल मिला के जो ये विजिट है, 5 डे विजिट, ये वर्तमान सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए और ग्लोबल स्टेबिलिटी में अपने कंट्रीब्यूशन को ऐड करने के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि कंकरेंटली कई काम चल रहे हैं। पिछले 5 सालों में इतने चेंजेस नहीं हुए जितने बिल्कुल पिछले बिल्कुल। 5 महीने में हुए हैं। यानी कि जी जी, तो हमारे यहाँ जैसे ब्रिक्स की मीटिंग हुई है अभी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। अब ये ब्रिक्स मीटिंग कोई एक नॉर्मल वो नहीं है, ये ब्रिक्स की मीटिंग असलियत में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना या शुरुआत इस ब्रिक्स की मीटिंग से ही समझी जा सकती है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन G7 मीटिंग्स। ये ताकत के मुकाबले में भी, नंबर ऑफ पीपल्स के मुकाबले में भी, और उभरती हुई ताकतों के गठजोड़ के मुकाबले में भी ये ब्रिक्स की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी मीटिंग में आज से 2 साल पहले जब रशिया के कजान में ये मीटिंग हुई थी, तब उस समय ये आवाज उठी थी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित किया जाए और अमेरिका के डॉलर का डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम किया जाए। सभी देश अपनी अपनी करेंसी, जैसे हमारी हिंदुस्तान की यूपीआई है, बिल्कुल। जी जी जी, तो ये बड़ी आवश्यक और इम्पोर्टेंट विजिट है हिंदुस्तान के लिए, मैं इतना कहता हूँ। बिल्कुल। और त्यागी जी, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जो लगातार समझौतों की बात चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में? गल्फ कंट्री जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका रिलेशन ईरान के साथ में कुछ खास नहीं है। लगातार हमले हो रहे थे, सीज फायर के बाद भी हमले यहाँ पर देखने को मिले थे। तो क्या लगता है आपको, क्या उनकी जो भूमिका है वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले समय में? कितना फीजिबल ये साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। वो व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, उसको अपोजिट पार्टीज हमेशा कांटेक्ट करती हैं। अब आज की तारीख में दुनिया में ताकतवर देश तो हैं और होंगे, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी वाला देश है वो हिंदुस्तान है। जो क्रेडिबिलिटी नरेंद्र मोदी की है वो किसी दूसरे लीडर की नहीं है, चाहे कितने बड़े देश का वो हेड हो। तो ये क्रेडिबिलिटी की वजह से जो अपोजिंग पार्टीज हैं, अब जिसमें ईरान है और यूएई है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है और भयंकर अगेंस्ट है।
और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जो अरागची आए इस मीटिंग के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो एक घायल जानवर है, और घायल जानवर गिरते समय पंजे मारता है और गुर्राता है। ये हालत अमेरिका की है, बोले अमेरिका तो गिर रहा है। और यूएई इज विद अमेरिका, यूएई इज विद इंडिया, यूएई इज विद द वेस्टर्न ब्लॉक, और ईरान इज विद द ईस्टर्न ब्लॉक। ऐसे समय में हु विल बैलेंस इट आउट? द बैलेंसिंग आउट विल बी डन बाय, जैसे हमारे जयशंकर जी कर रहे हैं ब्रिक्स मीटिंग में, कि इट विल बी डन बाय इंडिया। तो इंडिया का इंपॉर्टेंस इसीलिए आता है कि ये साउदर्न ब्लॉक को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वेस्टर्न ब्लॉक भी इनके खिलाफ नहीं है, बिकॉज वी स्पीक ट्रूथ अनबायस्ड। दैट इज द रीजन that India is considered to be a balancing, a leverage, a fulcrum for things to come in the future. अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं चाइना, और उसके बाद पुतिन जाने वाले हैं। अब पुतिन भी जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं ये चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बहुत तेज गति से बदल रहा है। मैं तभी ये कहने वाला था कि पिछले 5 सालों में इतना बदलाव नहीं आया जितना पिछले 5 महीने में आया है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग या इज एक्सीलरेटिंग एट ए वेरी फास्ट पेस। अब दुनिया को ये समझ में आने लगा है कि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है वो इनइफेक्टिव है, वो इनकम्प्लीट है। उसके अंदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान जैसी, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये आवाज अब दूसरी तरफ से भी उठने लगी है, और बहुत लोग इसके लिए तैयार भी हैं, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये चेंज हो, क्योंकि अब तक की सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की मुसीबतों को जो दूर करने के लिए बनाई गई थी, वो दूर करने की बजाय उन्हें बढ़ाती रही है। वीटो पावर का अननेसेसरी इस्तेमाल हुआ है। जब भी कोई अच्छा प्रस्ताव आता है, कोई एक कंट्री उसमें वीटो लगा देती है। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि ये जो वीटो है, ये वीटो पावर को 10 साल बाद खत्म करने का प्रावधान था। और ये प्रावधान किसने किया था? इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय। जून 1945 में जब चार्टर लिखा गया था यूएनओ का, तो हमारे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार थे जिन्होंने ये शर्त लगवा दी थी। यूएन चार्टर में एक क्लॉज है 109 उन्होंने डलवा दी थी। किस बात के लिए? कि वीटो पावर के ऊपर 10 साल बाद सिंपल मेजोरिटी से समीक्षा की जा सकती है। उसमें जो परमानेंट 5 है वो वीटो नहीं कर पाएंगे उसे, लेकिन वो 10 साल बाद नहीं हुआ। इसका मतलब एक किस्म से एक डेड बॉडी को हम 1955 से पूरी दुनिया ढो रही है। आज भी तारीख है, आज भी हिंदुस्तान अगर उसमें आगे बढ़ के काम ले तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक हिंज बन सकता है, एक लीडर बन सकता है इस मामले में, ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल वाले मामले में। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। संकट के बीच महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल